टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट, जीआईसी और यूपीएससी इकोनॉमिक्स के ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए एक सिलेबस हमने डिजाइन किया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से पर्याप्त होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है मनी एंड बैंकिंग का पार्ट, उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें कि जैसा कि पहला टॉपिक आपका दे रखा है इसमें मुद्रास्फीति, तो बात करते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ महंगाई होता है, अर्थात यदि किसी भी इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि दर्ज की जाती है तो अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था को हम मनी इन्फ्लेशन कहते हैं। एक बार फिर से कि बात करते हैं एक्चुअल में मुद्रास्फीति क्या है। जब किसी भी इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि दर्ज की जाती है तो अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था को हम मुद्रास्फीति की अवस्था कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब हम मुद्रास्फीति के प्रभाव की गणना करते हैं तो इसके हमें दो प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक होता है सकारात्मक प्रभाव और एक होता है नकारात्मक प्रभाव। तो जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव की, तो होता क्या है कि जब किसी इकोनॉमी में महंगाई दर्ज की जाती है तो उस दौरान जिस कंट्री में जिस इकोनॉमी में महंगाई दर्ज की गई है वहाँ पर जो आयात होते हैं वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस कंट्री में क्या हो गया है, महंगा हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि अदर कंट्री में हमें वो वस्तुएं क्या पड़ रही हैं, सस्ती पड़ रही हैं। इस वजह से देश के लोग क्या करने लगते हैं, अदर कंट्री से उस देश का आयात करने लगते हैं। जबकि नकारात्मक प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाने से उस देश के जो निर्यात हैं वो कम पड़ जाते हैं। अतः मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं और सेवाएं जिस देश में महंगी हो गई है मुद्रास्फीति होने के कारण, अगर अदर कंट्री में बेचने जाएंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो हैं और जाकर के महंगी बिकेंगी अदर कंट्री में, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी जाकर के ऐड हो जाएगी। जब हम दूसरी सीरीज में बात करते हैं कि मुद्रास्फीति का अदर सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है, तो ऋणी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऋणी कौन? इकोनॉमिक्स में ऋणी का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है जो कर्ज लेने वाला है वो ऋणी है। तो जब हम बात करते हैं ऋणी लेने वाले व्यक्ति पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जब इकोनॉमी में महंगाई नहीं आई थी उस समय किसी व्यक्ति ने किसी से उधार लिया होगा पैसा, और जब उधार लिए होगा तो ये इसके लिए क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है वो एक कैमरा जो है कैमरा खरीदने के लिए किसी व्यक्ति से उधार लेता है, और मान लेते हैं उस व्यक्ति ने 30,000 रुपए लिया। तो 30,000 रुपए उसने उधार लिया और 30,000 रुपए का क्या खरीदा, कैमरा खरीदा। और उसने कहा कि 15 दिन बाद मैं इस पैसे को लौटा दूंगा। जब 15 दिन बाद उसने उस पैसे को लौटाया तो हमें क्या देखने को मिला कि इकोनॉमी में मुद्रास्फीति देखने को मिल गई हमें। तो उसने 30,000 रुपए कर्ज देने वाले को वापस कर दिए। कर्जदाता कौन? कर्ज देने वाला। तो उसने 30,000 रुपए वापस कर दिए। मान लेते हैं 500 रुपए उसका इंटरेस्ट रेट, ब्याज बना तो ब्याज भी। अब कर्जदाता को जिस समय पैसे प्राप्त हुए उस समय इकोनॉमी में क्या आ गई थी, महंगाई देखने को मिली थी। तो क्या वो 3500 रुपए में या 30,000 रुपए में क्या वो उस कैमरे का वहन कर सकता है, क्या उस कैमरे को खरीद सकता है? तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस समय मान लेते उस कैमरे की कीमत जो है 35,000 रुपए है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों में तो उस दौरान क्या हुआ कि जो कर्जदाता है मुद्रास्फीति होने से उस पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अब वो 30,000 या 3500 में उस कैमरे का वहन नहीं कर सकता, उस कैमरे को नहीं खरीद सकता। तो इस तरह हम बात करते हैं कि ऋणी पर मुद्रास्फीति का क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और कर्जदाता पर मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है उस पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाने से मुद्रा का मूल्य, जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब हम कंपेयर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से तो हमें यह कहना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जबकि राष्ट्रीय मुद्रा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाने से जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो गया, कम हो गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मान लेते हैं $1 की कीमत है 60 रुपया। अब मान लेते हैं मुद्रास्फीति हो जाने से 80 रुपए का $1 आ रहा है। जहां पहले हमें 60 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा था, वहां हमें 80 रुपए का $1 मिल रहा है। तो ये किस बात को समझाएगा कि राष्ट्रीय जो मुद्रा है वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। इस दौरान यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रा पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसका और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारे बाबा दादाओं के जमाने में 10 रुपए किलो घी मिलता था। अब तो जब हम अच्छे शुद्ध घी की बात करते हैं तो 1000 रुपए किलो मिलता है। तो ये किस बात को दर्शाता है, ये इसी बात को दर्शाता है कि जो राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति भारत में बहुत अच्छी नहीं है। तो मुद्रा के मूल्य में हमें क्या देखने को मिल रही, कमी देखने को मिल रही। उस दौरान 10 रुपए में हमें 1 किलो घी मिलता था, और आज उसी 10 रुपए न देकर के उसी 1 किलो घी के लिए हमें 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है, जो इस बात को सिद्ध करेगा कि राष्ट्रीय मुद्रा पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाती, कमजोर हो जाती है महंगाई बढ़ने से, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाती, मजबूत हो जाती है। इसी सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है। जब हमारे इकोनॉमिस्ट ने मुद्रा के प्रकार का या मुद्रास्फीति के प्रकार का क्लासिफिकेशन किया तो यहाँ पर हमें 2 अवधारणाएं देखने को मिलती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति के प्रकारों को दरों के आधार पर बांटना उपयुक्त समझा, और कुछ अर्थशास्त्रियों ने कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति का वर्गीकरण किया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दरों के आधार पर मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो एक्चुअल में बात करते हैं कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति हम किसे कहते हैं। इसकी जब हमें डेफिनेशन बनानी हो तो हमें कहना पड़ेगा कि जब इन्फ्लेशन रेट, अर्थात इकोनॉमी में, जब किसी इकोनॉमी में या जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई दर 0 से 3% के बीच दर्ज की जाती है, तो अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था को हम रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट अगेन, जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई दर 0 से 3% देखने को मिले तो उस प्रकार की अवस्था को रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा होता है चलती हुई मुद्रास्फीति। डेफिनेशन, जब किसी इकोनॉमी में महंगाई दर 3 से 5% के बीच देखने को मिले तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट होता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। तो जब महंगाई दर 5 से 10% के बीच दर्ज की जाती है किसी भी अर्थव्यवस्था में तो इस प्रकार की अवस्था को हम दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट होता है उछलती हुई मुद्रास्फीति। यहाँ पर उछलती हुई मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है, जब किसी इकोनॉमी में, जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट 10 से 50% के बीच दर्ज की जाती है तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को हम उछलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम मुद्रास्फीति। जब किसी अर्थव्यवस्था में महंगाई दर 50% से ऊपर देखने को मिलती है तो इस प्रकार की महंगाई को या इस प्रकार की मुद्रास्फीति को हम उच्चतम मुद्रास्फीति कहते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मुद्रास्फीति का हो गया दरों के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और यहाँ से यूजीसी नेट और यूपीएससी इकोनॉमिक्स और पीजीटी जीआईसी में यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से टॉपिक को समझने से पहले उसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर हम एक एक टॉपिक की डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि कोई भी सेगमेंट हमारा छूटे ना। जब हम बात करते हैं कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकारों की, तो पहला जो प्रकार होता है मांग प्रेरित, या इसी को बोलते हैं हम जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसकी जब हम डेफिनेशन बनाने की बात करते हैं तो मांग प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति का यहाँ पे तात्पर्य क्या है। मांग प्रेरित, प्रेरित का मतलब होता है बढ़ने के कारण, या जनित का मतलब क्या होता है, जन्म लेने के कारण। अर्थात मांग जन्म लेने के कारण या मांग बढ़ने के कारण अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में महंगाई देखने को मिलती है तो इस प्रकार की अवस्था को मांग प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। एक बार फिर से,
मांग प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब किसी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण अर्थात डिमांड बढ़ने के कारण अगर किसी भी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में महंगाई दर्ज की जाती है तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को हम मांग प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में आज हमें क्या देखने को मिलता है? मांग प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती, एमएनसीज कंपनियां या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो देश होते हैं, ऐसा क्या कारण है कि भारत जैसे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े आतुर रहते हैं? ऐसे हमें ढेर सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। दिवाली के टाइम पे हमें चाइनीज झालरें बहुत देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज़ को हमें समझना होगा कि ऐसा कौन सा कारण या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण जो बाहर के देश हैं वो भारत जैसे देश में इन्वेस्ट करने के लिए, अपना माल उतारने के लिए बहुत आतुर होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है उसमें युवा निवास करते हैं। भारत जो है युवाओं का देश है और जहाँ युवा होंगे वहाँ मांग होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बुजुर्ग लोग डिमांड नहीं करते, उनका क्या है, जितना है भगवान ने बहुत दिया है, उतने में हम संतुष्ट कर लेंगे। लेकिन जब डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड कौन क्रिएट करता है? युवा ही मांग करता है। तो भारत युवाओं का देश है और युवाओं का देश होने के कारण डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। तो यहां पर जब हम मांग की बात करते हैं तो मांग दो प्रमुख कारणों से हमें देखने को मिलती है। पहला कारण यह हो सकता है कि किसी भी देश में युवाओं का बढ़ना, और दूसरा कारण हो सकता है कि जो मनी फ्लो है, मनी सप्लाई जिसको बोलते हैं, मुद्रा प्रवाह है, उसका ज्यादा होना। अब जैसे दूसरा सेगमेंट है, हमने वर्ड यूज किया, टेक्निकल वर्ड है मुद्रा प्रवाह। ये क्या होता है? एक्चुअल में मुद्रा प्रवाह का जो अर्थ होता है वो ये है कि लोगों के पास कितना पैसा है। अगर लोगों के जेब में पैसा ज्यादा है तो वो लोग क्या करने लगते हैं? डिमांड करने लगते हैं। अगर लोगों के पास पैसा कम है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लोगों के जेब में पैसा ज्यादा है तो वो अपनी डिमांड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो मनी फ्लो का भी कहीं ना कहीं रोल जो है मांग उत्पन्न करने में रहता है, डिमांड बढ़ाने में होता है। तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मांग किन कारणों से बढ़ती है, तो पहला है किसी भी देश में युवाओं का अधिक होना, जहां युवा होंगे वहां डिमांड बढ़ेगी, और दूसरा है मनी फ्लो का ज्यादा होगा। तो ये हमारा मांग प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति को हमने समझने का प्रयास किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ने के कारण, मांग बढ़ने के कारण महंगाई देखने को मिलती है तो अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्जन जो होता है वो होता है लागत प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति। लागत को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट पुल्ड इन्फ्लेशन। मतलब क्या है? लागत बढ़ने के कारण, लागत मूल्य बढ़ने के कारण किसी भी इकोनॉमी में यदि महंगाई दर्ज की जाती है या मुद्रास्फीति दर्ज की जाती है तो इस प्रकार की ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? लागत प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम जानते हैं कि एक बाजार मूल्य, यदि हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं या मार्केट कॉस्ट की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। अर्थात बाजार मूल्य बराबर लागत मूल्य प्लस शुद्ध या निवल अप्रत्यक्ष कर। मान लेते हैं कि मेरे पास एक पेन है और मान लेते हैं एग्जांपल के लिए इस पेन की कीमत 100 रुपए है, और ये 100 रुपए जो है वो क्या आया? लागत मूल्य आया। वस्तुओं का जब हमने निर्माण किया, जब वस्तुओं को हमने निर्मित किया तो उस पर जो टोटल मूल्य आया वो 100 रुपए आया। और सरकार ने क्या किया? मार्केट में जाने से पहले इस पेन पर लगा दिया, मान लेते 10% इनडायरेक्ट टैक्स से, मतलब शुद्ध या निवल अप्रत्यक्ष कर के रूप में ले लिया। और यदि हम 100 का 10% निकालें तो कितना निकलेगा? 10 रुपए बनेगा। तो वो 100 रुपए में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 110 रुपए बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद यही जो 100 रुपए पेन की कीमत थी, इसका लागत मूल्य बढ़ने के कारण मान लेते हैं इस पेन की कीमत हो गई 110 रुपए। सरकार ने फिर हमसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया, अप्रत्यक्ष कर 10 रुपए, अब ये मार्केट में जाके गए 121 रुपए में बिका। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? जिस पेन की कीमत पहले 110 रुपए थी, उस पेन की कीमत अब हमें देखने को मिल रही 121।
ये जो हमें महंगाई देखने को मिल रही है, ये जो हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, किस कारण वृद्धि देखने को मिल रही है? लागत मूल्य बढ़ने के कारण। तो इसी वजह से हमारे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में लागत मूल्य बढ़ने के कारण अगर महंगाई दर्ज की जाती है तो इस प्रकार की ऐसी अवस्था को हम लागत प्रेरित या जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तीसरा जो टाइप्स होता है वो होता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। संरचनात्मक मुद्रास्फीति को हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के नाम से हम जानते हैं। तो बात करते हैं एक्चुअल में संरचनात्मक मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो हम ये कहेंगे जब किसी अर्थव्यवस्था में संरचना खराब होने के कारण, संरचना बिगड़ जाने के कारण महंगाई दर्ज की जाती है या महंगाई दर्ज की जाती है, तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था की संरचना खराब होने के कारण महंगाई दर्ज की जाती है, तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, मान लेते हैं कोई कृषि क्षेत्र है, मान लेते हैं ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है, और मान लेते हैं लगातार 3-4 साल वर्षा नहीं हुई तो सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाए, तो वहां पर क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। प्रोडक्शन उस मात्रा में नहीं हो पाया जिस मात्रा में कृषि का होना था। तो इस दौरान हमें क्या देखने को मिलेगी? महंगाई दर्ज होगी, और यही जो महंगाई दर्ज की जाएगी यही संरचनात्मक मुद्रास्फीति को बतलाएगा। इसका और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के घर का निर्माण हो रहा है, उसने कहा कि मेरे ट्रैक्टर वाले से कहा कि मेरे यहाँ मिट्टी डाल दो और बालू डाल दूं। तो मैंने कहा कि कितने पैसे लोगे? उसने कहा 300 रुपये लेंगे। मैंने कहा 50 रुपये लगते हैं, आप 300 क्यों ले रहे हो? कह रहे हैं कि रोड में बहुत सारे खड्डे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या है कि खड्डे हैं, तो इसका मतलब क्या है? संरचना बिगड़ी हुई है, और संरचना बिगड़ने के कारण इस वजह से वो हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है। तो तभी हम कहते हैं कि संरचना खराब होने के कारण या बिगड़ जाने के कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में जो महंगाई या जो मुद्रास्फीति दर्ज की जाती है, तो इस प्रकार की मुद्रास्फीति को हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति हमें और भी कई कारणों से देखने को मिलती है। इसमें जमाखोरी, मुफ्तखोरी और काला बाजारी जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जब हम जमाखोरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हर साल एक्चुअल में होता क्या है कि प्याज की जो कीमतें हैं वो 80 से 100 रुपये हमें देखने को मिलती हैं। तो जब हम बात करते हैं जमाखोरी की, तो जमाखोरी में क्या होता है कि जब किसान प्याज का प्रोडक्शन करता है तो जो व्यापारी वर्ग होते हैं, काला बाजारी करने वाले लोग, जमाखोर जो होते हैं व्यापारी वर्ग, वो क्या करते हैं? किसानों से सस्ते दाम पर प्याज का क्या कर लेते हैं? क्रय कर लेते हैं और अपने जाकर के गोदाम में रख देते हैं। और वो इस बात को जानते हैं कि प्याज ऐसी चीज़ है जो जल्दी खराब नहीं होगी। और जब उन्हें देखने को मिलता है कि मार्केट में क्या हो गया, प्याज की जो कीमत है वो बढ़ गई है, तो वो क्या करते हैं कि गोदाम से उस प्याज को निकालते हैं और बाजार में क्या करते हैं? बेचते हैं मनमाने दाम पर। तो इस तरह से हमें यह भी देखने को मिलता है कि जमाखोरी भी संरचनात्मक मुद्रास्फीति के अंतर्गत आने वाला एक उत्तरदायी कारण है। आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।